रात के घने अंधेरे में शमशान की ओर से एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। वहां एक औरत काली साड़ी पहने अपना मुंह ढके हुए शमशान में एक चिता के सामने बैठी हुई थी। चिता की लपटें ऊंची उठ रही थी। वो औरत उस जलती चिता की राख को उठाकर कुछ अजीब सी क्रिया कर रही थी। औरत ने अपने हाथ में एक काली गुड़िया पकड़ी हुई थी। उसने उस गुड़िया को चिता में डाला और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। चिता की लपटें औरत के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। अचानक से हवा बदल गई और शमशान में एक अजीब सी हवा चलने लगी। उसने एक पके हुए घड़े में चिता की उस राख को डाला और उस पर किसी के सर के कुछ बाल और नाखून डालकर घड़े को एक कपड़े से बंद कर दिया। जाओ और खत्म कर दो उन्हें। निशा ने जैसे ही ऐसा कहा तो वो घड़ा हवा में उड़ता हुआ वहां से दक्षिण दिशा की ओर चला गया और तभी उस घड़े के अंदर अपने आप आग की लपटें जलने लगी। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ एक घर की छत पर पहुंचा और तेज आवाज के साथ वहीं फूट कर गिर पड़ा। तभी उस घर में सो रहे गिरीश की अचानक बड़ी ही बेचैनी से नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये इतनी तेज आवाज किस चीज की थी? कहीं छत पर कोई चोर तो नहीं है? देखना पड़ेगा। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठ गया और अपने हाथ में एक लाठी लेकर अपने घर की छत पर गया। छत पर जाकर उसने देखा कि एक घड़ा टूटा हुआ पड़ा है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। ये सब क्या है? हमारी छत पर ये टूटा हुआ घड़ा कहां से आया और इसके अंदर से ये धुआं कैसे निकल रहा है? जब गिरीश ने घड़े से धुआं निकलते हुए देखा तभी उस धुएं से एक बहुत ही भयानक राक्षस जैसी आकृति बन गई। वो आकृति इतनी भयानक थी कि गिरीश की आंखें फटी की फटी रह गई। उस राक्षस की आंखें लाल थी और उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही जैसे जम गए थे। वो नहीं हिल सका। तभी उस आकृति ने अपने हाथ गिरीश की ओर बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो भयानक आकृति जैसा धुआं तेजी से गिरीश की तरफ आया और उसके अंदर समा गया और गिरीश उसी वक्त वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे में सो रही उसकी पत्नी अवनी की थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो उसने देखा कि गिरीश कमरे में नहीं है। उसने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। तभी उसे छत से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? ये छत से कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? गिरीश, तुम हो क्या? गिरीश! वो गिरीश को आवाज लगाती हुई जल्दी से छत पर गई और देखा कि गिरीश छत की ग्रिल के पास खड़ा हुआ है। वो उसके पास गई। गिरीश, तुम इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ नीचे चलो। लेकिन गिरीश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गिरीश, क्या हुआ तुम्हें? देखो इतनी रात को इस तरह छत पर खड़े हो ना, ठीक नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। तभी गिरीश अवनी की ओर बढ़ा। उसका चेहरा अब एक भयानक राक्षस जैसा हो चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो अवनी को देखकर बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसके मुंह से खून गिरने लगा। उसे इस तरह देखकर अवनी बुरी तरह डर से कांप गई। गिरीश, ये क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, पापा! लेकिन इससे पहले कि अवनी कुछ और कह पाती, गिरीश ने उसे धक्का देकर छत से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही अवनी की मौत हो गई और अवनी की उस आखिरी चीख के साथ ही सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस अवनी की मौत की जांच करने आई। उन्होंने घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें अवनी की मौत के पीछे किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
हमें कोई सबूत नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि करे कि अवनी की मौत में किसी और का हाथ है। इसलिए हमें लगता है कि आपकी बहू ने आत्महत्या की है। ये कैसे संभव है? अवनी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो तो एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। हमें पता है कि अवनी की मौत में कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसी दिन से गिरीश की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो अकेले अपने कमरे में दीवारों पर अपना सर पटकता और अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंचता और अपनी ही उंगलियों का मांस खाने लगता। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता का भी अब चिंता से बुरा हाल हो चुका था। वो जितनी बार गिरीश को रोकने की कोशिश करते तो वो उन्हें भी नुकसान पहुंचाने लगता। न जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। पहले बहू और अब गिरीश को न जाने क्या हो गया है। गिरीश के मम्मी पापा उससे बहुत बार बात करने की कोशिश करते, लेकिन गिरीश कुछ नहीं बोलता। वो बस अपने कमरे में बंद रहता और अपने सर को दीवारों पर पटकता रहता। शोभा और राजेंद्र को लगा कि अवनी की मौत की वजह से गिरीश की मानसिक हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए उसे मेंटल असाइलम भेजने के बारे में सोचा। तभी उसी रात के लगभग 2 बज रहे थे। गिरीश चुपचाप अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। वो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। गिरीश अपनी माँ शोभा के पास जाकर खड़ा हो गया और कमरे में रखे तकिए से अपनी माँ के मुंह को दबा दिया। शोभा अचानक से मदद के लिए छटपटाई, लेकिन गहरी नींद में राजेंद्र की आंख नहीं खुली। गिरीश ने तकिए को मजबूती से दबाए रखा। शोभा की सांसें धीरे धीरे कम होने लगी। उसका शरीर अकड़ने लगा और फिर अचानक से शांत हो गया। गिरीश ने तकिए को हटाया और अपनी माँ के शव को देखा। उसके मृत शरीर को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। वो भयानक तरीके से मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और फिर से अपने सर को दीवार पर पटकने लगा। अगले दिन जब गिरीश के पापा की आंख खुली तो उन्होंने शोभा को जगाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हर रोज तो शोभा मुझसे पहले उठ जाती है, तो फिर आज क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना शोभा? शोभा? इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने शोभा को जगाने के लिए उसे सहलाया, लेकिन शोभा का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। राजेंद्र ने उसकी नब्ज को देखा तो वो बंद हो चुकी थी। अपनी पत्नी के जाने का उसे गहरा सदमा लगा और वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, शोभा, शोभा, शोभा। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पड़ोसी भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके घर आ गए, लेकिन गिरीश अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। वो अभी भी अपने कमरे में अपने सर को दीवार से पीट रहा था। पड़ोसियों ने जब शोभा के मृत शरीर को देखा तो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां बुला लिया। हवलदार, सब चीजों की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। सर, आपको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? इनके घर में पिछली अमावस्या को इनकी बहू की मौत हो गई और कल रात अमावस्या को इनकी माँ चल बसी। आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। अच्छा, तो क्या लिखे रिपोर्ट में कि एक आत्मा इसे मारने आई और इसे मारकर चली गई? चुप रहो तुम और फॉरेंसिक को बोलो कि जल्दी से इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे भेजे। पुलिस को शोभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया था कि शोभा की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पुलिस को अब शक होने लगा कि शोभा की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं बल्कि एक हत्या है। पुलिस ने जांच शुरू की और गिरीश के घर पहुंची। वहां उन्हें कुछ सबूत मिले जो गिरीश की अपराधी मानसिकता को दर्शा रहे थे। पुलिस ने गिरीश से पूछताछ करने का फैसला किया। गिरीश, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? गिरीश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने सर को दीवार में मारता रहा। पुलिस ने कई देर तक उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस को उनके घर के गिरीश के खिलाफ कुछ सबूत मिले।
उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले गए, लेकिन वहां भी गिरीश अपने सर को दीवार में पटकता रहा और अपने नाखूनों से दीवार को खरोंचता रहा। मुझे तो ये कोई साइको लगता है, इसे यहाँ रखना बाकी कैदियों के लिए खतरा बन सकता है। एक काम करो, इसे मेंटल असाइलम भेज दो। दिन रात दीवार में सर पटक पटक कर इसने हमारे सर में दर्द कर दिया है। पुलिस ने गिरीश को मेंटल असाइलम भेजने का फैसला किया ताकि उसकी मानसिक हालत का इलाज कराया जा सके, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कई बार उसने उसे दवाई देने आए वार्ड बॉय पर भी हमला करने की कोशिश की, जिस वजह से अब दरवाजे के नीचे से ही उसे खाना दे दिया जाता है और उसी के अंदर उसकी दवाई मिला दी जाती। कुछ समय बाद अगली अमावस्या की रात वो मेंटल असाइलम से भाग गया। उसके हाथ में एक डंडा था। वो अपने पापा के कमरे में गया जहां वो अकेले सो रहे थे। उसने अपने पिता पर उस डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। राजेंद्र की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसने बड़ी ही बेरहमी से अपने पिता की भी हत्या कर दी। मोहल्ले वालों ने जब उसके पिता की चीखें सुनी तो उनके घर आए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। पूरे घर के फर्श पर राजेंद्र का खून फैला हुआ था। गिरीश कोने में बैठा अपने पिता की लाश को देखकर वही शैतानी हंसी हंस रहा था। ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया? इसे तो पुलिस ने मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था ना। पहले तो इसने अपनी पत्नी और माँ को मार डाला और आज राजेंद्र अंकल को भी मार दिया। आप जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। इसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तक तो इसने अपने परिवार वालों की ही जान ली है, लेकिन ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है। ये तो कल को भी हमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो कुछ देर बाद पुलिस वहां आई, लेकिन इससे पहले कि वो गिरीश को अरेस्ट करके वहां से लेकर जाते, गिरीश ने अपनी छत से छलांग लगा दी और अपने पूरे परिवार को मारकर उसने अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लिया। तभी वहां पर लगी भीड़ में से एक औरत के चेहरे पर उसकी लाश को देखकर वही शैतानी हंसी छा गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि निशा थी, जो उस रात शमशान में मसान क्रिया कर रही थी। माफ करना गिरीश भैया, लेकिन आप लोगों ने इस जायदाद के लिए मेरे मम्मी पापा को एक्सीडेंट में मरवा दिया, तो मैं आप लोगों को कैसे छोड़ देती। बड़ी मम्मी बड़े पापा सब चले गए और आज आप भी। आपको क्या लगा था कि उस एक्सीडेंट में मैं भी मारी गई? नहीं, मैं जिंदा बच गई। अपने मम्मी पापा की मौत का बदला जो लेना था मुझे आप सबसे, लेकिन अब मेरा बदला पूरा हो गया है। मम्मी पापा, मैंने आपका बदला ले लिया है। आज आपकी आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। आधी रात का वक्त था। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। सब तरफ अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहाशा भागी चली जा रही थी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और विधि के पैर लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से हाँफने लगी। भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक तो वो यूं ही जमीन पर पड़ी हुई हाँफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले शरीर पर गई, वो चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। उसे देखकर विधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर महेश ने जब सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ था। उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गाड़ दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजू की चीख निकल गई। राजू मुंबई शहर में रहता था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास ही के इलाके में एक जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था।
वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी खड़ी हुई थी। आज मैंने एक जमीन खरीदी है और वो जमीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, उस जमीन पर घर भी बना है। हम लोग आज रात ही वहां जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है, वो कल अग्रवाल साहब को लेकर वहीं आएगा। अग्रवाल साहब उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वैसे जमीन तुमने किस जगह खरीदी है? कुर्ला रोड। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और वो शमशान घाट शापित है। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती है। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ ही चलेगी। आज रात डिनर हम उस घर पर ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वह घर भी शमशान घाट की जमीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं बना था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? राजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती? अरे बाबा, मनहूसियत कुछ नहीं होती है। अब दरवाजा भी खोलो। मैं चाहता हूँ इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर वो चीख पड़ी। वो देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। वो खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई के लिए यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। अच्छा, तुम्हें महेश ने भेजा है। ठीक है, अब तुम जाओ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना साहब। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। राजू के कहने पर बिरजू वहां से चुपचाप चला गया। नताशा, विधि और उसकी बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह जब से ही यहाँ पर आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी। वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ गई, मगर बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें ही नहीं थी, उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वो चारों लोग विधि के पास आकर खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर में खून जम सा गया था। वह चीखना चाह रही थी, मगर चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, ये शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलटकर देखा तो पीछे राजू खड़ा हुआ उसे गौर से देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। यहाँ से चलो राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने अभी क्या देखा। क्या देखा तुमने? मैंने 4 अजीब लोग देखे जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी यहाँ से चले जाने की। तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब अजीब अफवाहें सुन रखी है, उसी का ही असर है। तुम सो जाओ विधि। मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, वैसे भी कल शाम अग्रवाल साहब इस जमीन को खरीदने आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में लेकर गया और गहरी नींद में सो गया, मगर विधि को नींद नहीं आई। विधि बिस्तर पर जाग रही थी कि अचानक उसे छत पर उन्हीं में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घूरने लगा और अचानक झपट कर विधि के ऊपर आ गया। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। क्या हुआ विधि? राजू, वो देखो, वही अजीब आदमी। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। विधि ने वहां देखा तो वास्तव में वहां कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे सपने आते रहे हैं दीदी। आप जीजू को समझाती क्यों नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिर्फ आज की बात है दीदी। जीजू बता रहे थे कि आज इस जमीन को खरीदने वाले कुछ लोग शाम तक आ जाएंगे।
हम लोग आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी। विधि ने सब्जी कुकर में जैसे ही डाली, उसने देखा कि कुकर में एक कटा हुआ इंसानी सर पड़ा हुआ है जो पूरा खून से लथपथ था। वह कटा हुआ शेर विधि को देखकर हंस रहा था। विधि बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़ा दौड़ा आया। अब क्या हुआ? राजू देखो, ये कुकर में किसी का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। इसमें तो सब्जी है, सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विधि बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही थी राजू। बस करो विधि, कुछ घंटों की बात और है, अग्रवाल साहब यहाँ पहुँच जाएंगे। इतना कहकर राजू गुस्से से वहाँ से चला गया। डरी सहमी विधि वहाँ खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे कि तभी एक कार आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू उसे जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बेहद डरा हुआ था। अग्रवाल साहब नहीं आए? दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। लेकिन क्यों? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। राजू, मैं अपनी इस जमीन को बेचना नहीं चाहता था और मैंने तुमसे इस जमीन को खरीदने के लिए मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ के बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर है, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, क्योंकि मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अगर अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। अग्रवाल साहब नहीं तो कोई और बिल्डिंग बनाएगा। वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ सफाई कैसे कर ली? जब मैंने ये मकान बनाया था तो सिर्फ कुछ ही दिन रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। अरे तुमने ही तो अपना नौकर भेजा था ना, ओ बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजी थी राजू। इस मकान की चाबियां तुम्हारे पास ही थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को देखा था। वो पतला दुबला सा था और उसकी आंखें भी अंदर की ओर घुसी हुई थी। राजू की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया और वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से में महेश से कहा, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। अरे अगर तुमने किसी को नहीं भेजा था तो वो मकान का दरवाजा पहले से कैसे खुला हुआ था? कौन था वो? राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम अचानक रुक गए और उसने डरे हुए अंदाज में राजू की ओर देखकर कहा, बिरजू बहुत सालों पहले हमारे घर का नौकर था। उसकी मौत यहीं पर अजीब परिस्थितियों में हुई थी और उसे इसी शमशान घाट में हमने जला दिया था और हम उसी रात छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है। जैसे ही महेश ने सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंख अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भी आ गई। सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। वो सब बाहर की ओर भागकर निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। घर की लाइट बहुत तेज जलने बंद होने लगे और घर का सामान गिरने लगा। राजू भागा, मगर सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ था, जिनके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे। देखते ही देखते मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर झपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी की चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने का नजारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी कि अचानक पीछे से एक आधी जली लाश ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत नताशा के गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। यह देखकर विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया। जैसे ही उसकी नजर सामने गई, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर लिया और विधि एक चीख के साथ शांत हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों को वहां 5 लाशें मिली और न्यूज हेडलाइन में चल रहा था कि कुर्ला रोड के शापित शमशान में फिर से 5 लोग मरे हुए पाए गए।
आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा?